हेलो एवरीवन। आज हम हमारी क्लास में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानकारी लेंगे। इस टॉपिक का नाम है सेक्शन ऑफ मॉडुलस, जिसे कि हम Z से डिनोट करते हैं। और Z इक्वल्स टू क्या होता है, I अपॉन वाई। तो I यहाँ पर क्या होता है, I मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डिनोट करते हैं, और Y का मतलब होता है न्यूट्रल एक्सिस से जो टॉप या बॉटम का जो डिस्टेंस होता है, न्यूट्रल एक्सिस से किसी भी ऑब्जेक्ट का न्यूट्रल एक्सिस से टॉप या बॉटम का जो डिस्टेंस होता है उसे हम y कहते हैं। अगर वो सर्कुलर बॉडी है तो हम d/2 भी कहते हैं, जहां पर d जो रहता है वो क्या होता है, डायामीटर ऑफ सर्कल रहता है। तो सेक्शन ऑफ मॉडुलस को हम समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम बहुत सारे सेक्शंस को हम देखेंगे, जैसे कि सर्कुलर, आई सेक्शन, ट्रेपेजॉइडल, हॉलो सर्कुलर सेक्शन, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन। तो इस प्रकार के हम बहुत से ऐसे मेंबर्स को हम देखेंगे और उसके बारे में हम स्टडी करेंगे कि वो सेक्शंस कैसे हैं और उन सेक्शंस की जो फॉर्मूले जो होती हैं सेक्शन ऑफ मॉडुलस निकालने का, वो किस प्रकार से आया है और उसे हमको कैसे रिजॉल्व करना है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम जानकारी लेंगे हमारे इस लेक्चर में। सेक्शन ऑफ मॉडुलस जिसे कि हम Z से हम डिनोट करते हैं। तो आइए हम कुछ और डायग्राम्स के तरफ हम बढ़ते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये कुछ फिगर्स हैं। ये फिगर्स को मैंने पहले वीडियो में भी दिखलाया था, पहले लेक्चर में भी मैंने दिखला चुका है। तो यहाँ पर आपके सामने में 8 अलग अलग ज्योमेट्री के अलग अलग स्ट्रक्चर्स आपके सामने तैयार हैं। हर ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली उसका सेक्शन ऑफ मॉडुलस भी रहता है। सेक्शन ऑफ मॉडुलस क्या होता है, इट इज अ रेशियो ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रल एक्सिस एंड इट्स टॉप लेवल। ओके, तो ये एक अनुपात रहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और न्यूट्रल एक्सिस से टॉप या बॉटम लेवल के बीच का जो डिस्टेंस होता है, ये इन दोनों का अनुपात होता है सेक्शन ऑफ मॉडुलस। तो सेक्शन ऑफ मॉडुलस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या सेक्शन ऑफ मॉडुलस से हम निकालते क्या हैं, इससे फ़ायदा क्या होता है, क्या होता है सेक्शन ऑफ मॉडुलस, इसके बारे में अगर हम यहाँ पर जानकारी लेंगे तो देखिए, सेक्शन ऑफ मॉडुलस दरअसल हमें एक ये बताता है कि वो कितना स्टेबल है, हमारा जो भी प्रोडक्ट है या जो भी ज्योमेट्री का बॉडी है वो कितना स्टेबल है, या कितने लोड या कितने फोर्स को वो क्या कर सकता है, बियर कर सकता है, यानी कि उसकी क्षमता क्या है। यानी आई सेक्शन का सेक्शन ऑफ मॉडुलस क्या है, सर्कुलर सेक्शन का सेक्शन ऑफ मॉडुलस क्या है। तो हम हर अलग अलग सेक्शन का, मतलब कि हर अलग अलग ज्योमेट्री का हम क्या करेंगे, सेक्शन ऑफ मॉडुलस हम निकालेंगे और ये देखेंगे कि किसका सेक्शन ऑफ मॉडुलस ज़्यादा है। जिसका सेक्शन ऑफ मॉडुलस की वैल्यू जितनी ज़्यादा रहेगी वो मटेरियल उतना ज़्यादा समय तक के, उतना ज़्यादा हैवी ड्यूटी, उतना ज़्यादा ड्यूरेबल रहेगा। तो उसी ज्योमेट्री को हमें क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। जैसे कि सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं हम। आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो रेल की पटरियां होती हैं वो किस सेक्शन की होती है, आई सेक्शन की होती है। क्यों होती है वो आई सेक्शन की रेल की पटरियां, क्योंकि अगर मान लीजिए कि अगर हम उस आई सेक्शन के जगह पे सर्कुलर सेक्शन भी हम रख सकते थे, रेल के जो बार जो होते हैं जिसमें कि रेलगाड़ी चलती है, रेल वैगन्स जिसमें चलते हैं, तो हम उसे सर्कुलर भी रख सकते थे, ट्रेपेजॉइडल भी रख सकते थे, और भी तमाम तरह के अलग अलग ज्योमेट्री स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं। उनमें से किसी भी एक स्ट्रक्चर को हम सेलेक्ट करके हम अपना काम को चला सकते थे। लेकिन हम आई सेक्शन को ही हमने क्यों ऑप्ट किया, क्यों हमने सेलेक्ट किया आई सेक्शन को ही। आई सेक्शन को हमने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि उस आई सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू होती है 1/12 BD² तो ये जो वैल्यू होती है, जहाँ पर B ब्रेड्थ है और D डेप्थ है, BD³/12 जो होता है, तो ये जो फॉर्मूले के माध्यम से जो वैल्यू आती है आई सेक्शन की, वो क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू अदर ज्योमेट्रिकल शेप्स एंड साइज। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम आई सेक्शन का ही रेल स्ट्रक्चर्स में हम यूज़ करते हैं, ताकि जिससे कि लोड कैरिंग कैपेसिटी या लोड रेजिस्टेंस कैपेसिटी जो रहती है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए। अगर हम उसी के जगह में सर्कुलर या ट्रेपेजॉइडल अगर हम शेप साइज का अगर हम लगा दें रेल की पटरियों को, तो शायद 1 या 2 बार में ही रप्चर हो जाएगा, बीच से हो सकता है कि वो फटता चला जाए, प्रोपोगेट होता चला जाए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि जो एक ऑप्टिमम
जिसका कि लोड कैरिंग कैपेसिटी या लोड रजिस्टिंग कैपेसिटी, ड्यूरेबिलिटी, ये सारी चीज़ें जिसकी ज़्यादा हो उसे ही हम उसी ज्योमेट्री को हम चूज़ करते हैं, उसी ज्योमेट्री को हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे रीडिंग के अनुसार आई सेक्शन का जो वैल्यू होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो बहुत ही अच्छा होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं आई सेक्शन के ज्योमेट्री स्ट्रक्चर को ही हम यूज़ करते हैं हमारे रेल स्ट्रक्चर्स के लिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए अलग अलग ज्योमेट्रीज के यहाँ पर दिख रहे हैं जिनका कि सेक्शन ऑफ मॉडुलस की वैल्यू अलग अलग है। जैसे कि देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर हर एक मेंबर का देखिए हर एक चीज़ों को, हर एक स्पेसिफिकेशन को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई है उसे ए से डिफाइन किया गया है, जो इसकी डायगोनली जो डिस्टेंस है उसे डी से डिफाइन किया गया है। ये देखिए सेक्शन ऑफ मॉडुलस को यहाँ पर ये बताया गया, सीधा फॉर्मूले से बताया गया है 0.208 ए क्यूब इक्वल्स टू 0.074 डी क्यूब यहाँ पर बताया गया। फिर देखेंगे सर्कुलर का, तो पाई डी क्यूब बाई 16 इक्वल्स टू 0.196 डी क्यूब। मतलब देखिए ये पाई और 16 को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके दे रहे हैं हमको, ये रेशनल तरीके से हमें, ये फ्रैक्शनल तरीके से हमें ये फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करके नहीं दिया जा रहा है, हमें यहाँ पर बहुत ही सिंपल एक लाइन में हमें दिया जा रहा है। पाई बाई 16 को हमने डिवाइड कर दिया, जो वैल्यू आई वो क्या आई 0.196 और डी क्यूब को हमने लिख दिया। सिमिलरली देखिए पाई बाई 16 इंटू डी रेज टू 4 माइनस स्मॉल डी रेज टू 4 डिवाइडेड बाई कैपिटल डी। तो ये किसका फॉर्मूला हुआ, सेक्शन ऑफ मॉडुलस फॉर हॉलो सर्कुलर पाइप। ओके, देखिए हेक्सागोनल सेक्शन, सॉलिड हेक्सागोनल सेक्शन रहेगा। सॉलिड का मतलब कि अंदर भी क्या रहेगा, वो ठोस रहेगा, अंदर वो हॉलो, अंदर वो खोखला नहीं रहेगा। जैसे देखिए ये सर्कुलर विथ स्क्वायर कटआउट सेक्शन है, ये सर्कुलर विथ स्क्वायर कटआउट सेक्शन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सर्कुलर विथ स्क्वायर कटआउट सेक्शन। तो ऐसे सेक्शन के लिए हमारा जो सेक्शन ऑफ मॉडुलस का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है पाई डी क्यूब बाई 16 माइनस एस रेज टू 4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू कैपिटल डी। तो कैपिटल डी का वैल्यू देखिए यहाँ पर, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, एस का वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये क्या है, एक स्क्वायर है। फिर देखिए अगर एक हेक्सागोनल है, सर्कल विथ सॉकेट हेड कटआउट, ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रक्चर जो है ये किस प्रकार का दिख रहा है, हेक्सागोनल किस्म का दिख रहा है। तो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के लिए अगर सर्कल के अंदर में अगर हेक्सागोनली अगर कोई स्ट्रक्चर कटा हुआ है, हॉलो है, तो उस कंडीशन में जो यहाँ पर z की वैल्यू होगी, मतलब कि सेक्शन ऑफ मॉडुलस की वैल्यू होगी, वो क्या होगी पाई डी क्यूब बाई 16 माइनस 5 इंटू अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4d। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि 4d s का पावर है 4। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से अगर वैल्यू अगर हमारे सामने में अगर दिखेगा तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से इन सारी चीज़ों के आंसर को हम निकाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से हम आंसर को निकाल सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास में यहाँ पर 8 लगभग 8 स्ट्रक्चर हैं हमारे पास में, लेकिन बेसिकली ऐसा देखा गया है कि यूनिवर्सिटी या हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सिलेबस के अकॉर्डिंगली मोस्टली जो रहते हैं ये 4 जो हैं, जैसे कि स्क्वायर, सर्कुलर, रेक्टेंगल और हॉलो सर्कुलर। तो ये 4 स्ट्रक्चर के क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा हमसे पूछे जाते हैं कि इनके फॉर्मूले के आधार से हमें सेक्शन ऑफ मॉडुलस की वैल्यू निकाल करके बतानी होती है। तो ये 4 का तो आप बहुत अच्छे से ध्यान केयरफुली दे करके, केयरफुली आप इसे नोट डाउन करके आप इसे याद रख लेंगे, क्योंकि हमें आगे भी न्यूमेरिकल्स में काम आने वाली चीज़ें हैं, ये काम आने वाले फॉर्मूलेज हैं ये। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि ये 4 को हम याद रखेंगे। नो डाउट हम ये जो नीचे के जो 4 यहाँ पर दिख रहे हैं इन्हें भी हम क्या करेंगे, पढ़ करके हम रखेंगे, ताकि अगर फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम आता है तो हम उसे भी सॉल्व कर पाएँ। तो आप इसे नोट डाउन करके रख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं हम आगे के कुछ फिगर्स में। देखिए टाइप्स टिपिकल इक्वेशंस टू कैलकुलेट सेक्शन मॉडुलस। तो देखिए यहाँ पर क्रॉस सेक्शन अगर रेक्टेंगल है तो उसका सेक्शन ऑफ मॉडुलस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/6 इंटू बी इंटू एच स्क्वायर। ओके, और अगर कोई सर्कुलर सेक्शन है और अंदर से अगर वो हॉलो है तो देखिए इस प्रकार का अगर होगा, तो ये पिक्चर थोड़ा ब्लर है बट मैं आपको प्रोनाउंसिएशन करके बता दे रहा हूँ कि फॉर्मूला एक्चुअल में क्या है। देखिए जैसे कि इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1/6 इंटू स्मॉल बी ब्रैकेट में है h2 क्यूब माइनस h1 क्यूब ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाई h2। ओके, और देखिए सर्कुलर मेंबर के लिए दिया हुआ है पाई बाई 32 इंटू
डी क्यूब दिया हुआ है। डी क्या चीज़ है, डायमीटर है यहाँ पर। ओके, और देखिए सर्कुलर हॉलो सेक्शन के लिए क्या दिया हुआ है, π/32 माइनस d2⁴ माइनस d1⁴ डिवाइडेड बाई d2 दिया हुआ है। तो देखिए d1 जो है ये अंदर का छोटे सर्कल का डायमीटर है और d2 जो है ये क्या है, मेन सर्कल का डायमीटर, आउटर डायमीटर यहाँ पर है हमारे सामने जो ये दिख रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे सामने में ये चार अलग अलग स्ट्रक्चर के माध्यम से ये चार हमें अलग अलग फॉर्मूले हमें दिए गए हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला था कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 प्रकार के ही फॉर्मूले अगर हमें याद हैं इस यूनिट में, सेक्शन ऑफ मॉडुलस में, तो हम किसी भी न्यूमेरिकल को बना सकते हैं इस यूनिट का। तो आगे देखते हैं इसी से रिलेटेड जो है कुछ और आगे कुछ फॉर्मूले। देखिए यहाँ पर एक रेक्टेंगल सेक्शन के लिए सेक्शन ऑफ मॉडुलस का फॉर्मूला है ब्रेड्थ इंटू डेप्थ और ब्रेड्थ इंटू डेप्थ स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। मतलब कि यहाँ पर देखिए फॉर्मूला है सेक्शन ऑफ मॉडुलस का। देखिए ये जो है डेप्थ है, मतलब कि हाइट भी बोल सकते हैं, और ये जो है ब्रेड्थ है, ब्रेड्थ मतलब चौड़ाई। तो यहाँ पर दिया हुआ है ब्रेड्थ मतलब ये b, डेप्थ मतलब कि d, तो BD स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6। तो ये देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है जैसा कि हम बता रहे थे, z इक्वल्स टू b इंटू डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6, यूनिट रहेगा mm⁻³ तो जो z का जो यूनिट रहता है वो क्या रहता है, mm⁻³ रहता है, वॉल्यूम की तरह रहता है ये सेक्शन ऑफ मॉडुलस। ओके, तो रेक्टेंगल के लिए हमारे सामने में ये फॉर्मूला बन करके रेडी है, z इक्वल्स टू BD स्क्वायर बाई 6 mm³। ये हमारे सामने में फॉर्मूला बन करके रेडी है। आइए हम आगे के कुछ फिगर्स को देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेक्शन मॉडुलस z इक्वल्स टू I/y, ब्रैकेट में है यूनिट इज mm³ और m³, वेयर I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया and y is the distance from the neutral axis to the outer surface. Okay, y is the distance from the neutral axis to the outer surface। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि सेक्शन ऑफ मॉडुलस होता क्या है, z इक्वल्स टू I/y, और I क्या रहता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है जिसका कि यूनिट mm⁻⁴ रहता है, और y क्या रहता है, ये एक डिस्टेंस रहता है न्यूट्रल एक्सिस से बाहर सरफेस की तरफ, तो हम उसे क्या बोलते हैं, y से डिनोट करते हैं। y का जनरली यूनिट जो रहता है वो mm रहता है, तो mm⁻⁴ डिवाइडेड बाई mm अगर करेंगे तो क्या यूनिट बचता है हमारे पास में, mm⁻³ बचेगा, मतलब कि 3 बचेगा, mm⁻³ बचेगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए सेक्शन ऑफ मॉडुलस को भी बहुत ही सिंपल तरीके से क्लियर कर दिया गया है। इस डेफिनेशन को आप लिख भी सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। आगे देखते हैं एक ये रेक्टेंगल के लिए, अगेन जैसा कि हम अभी समझ चुके हैं, ये फिर से यहाँ पर हमारे सामने में ये एक एग्जाम्पल आया है। जैसे कि इसके चौड़ाई को हम क्या बोलते हैं, ब्रेड्थ बोलते हैं, जिससे कि हम b से डिनोट कर रहे हैं, और इसके गहराई को हम डेप्थ या हाइट बोलते हैं, जिसे कि हम यहाँ पर d से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो न्यूट्रल एक्सिस है, देखिए NA लिखा हुआ है, न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ बीचों बीच से देखिए डैश लाइन गया हुआ है। अब ये न्यूट्रल एक्सिस से आउटर सरफेस के तरफ में जो डिस्टेंस गया हुआ है, देखिए ये d/2 है। ओके, मतलब कि ये लाइन जो है ये बीचों बीच में खींचा हुआ है। ओके, तो ये d/2 जो दिख रहा है आप लोगों को, तो देखिए ये d/2 जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर वही चीज हो रही है, BD³/12। ओके, तो यहाँ पर देखिए ymax इक्वल्स टू d/2, मतलब कि देखिए ymax क्या हो रहा है, d/2 ये वाला, ठीक है, ये ymax हो गया। अब z इक्वल्स टू BD²/6 हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो देखिए BD²/6 जो कि हमारा फॉर्मूला, जो कि अभी हमने कुछ देर पहले देखा था, इस फॉर्मूले को BD²/6 हो गया यहाँ पर हमारे सामने में। तो ये फॉर्मूला को हमने अभी देख चुका है, बट फिर भी आप इसे और अच्छे से केयरफुली आप इसे याद रखेंगे, क्योंकि रेक्टेंगुलर सेक्शन और हॉलो सेक्शन का हमारे सामने में सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं सेक्शन ऑफ मॉडुलस के। तो आइए हम आगे देखते हैं आगे के कुछ फॉर्मूले। ये देखिए ये भी इस प्रकार का है, ये m जो है ये मास बता रहा है। आपको अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आप मास के माध्यम से भी निकाल सकते हैं। जैसे अगर कोई सॉलिड सर्कुलर बॉडी है तो उसका अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 1/2 इंटू मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। और अगर हॉलो अगर आपको निकालना है, हॉलो सर्कुलर बॉडी का, तो हॉलो सर्कुलर बॉडी का निकालने का देखिए फॉर्मूला दिया हुआ है मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पर ये हाफ हट गया है। ओके, और देखिए अगर कोई सर्कुलर सॉलिड बॉडी है, ये जैसा पिक्चर में आप लोगों को दिख रहा है, तो उसका फॉर्मूला है I इक्वल्स टू
2/5 इंटू मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। और अगर इस प्रकार का सर्कुलर और लंबा लॉन्गिट्यूडनल, सर्कुलर एंड एज वेल एज लॉन्गिट्यूडनल अगर कोई मेंबर है तो उसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है I इक्वल्स टू 1/12 इंटू मास इंटू लेंथ का स्क्वायर। ओके, L जो है ये लेंथ को डिनोट कर रहा है। सिमिलरली अगर देखिए ये सर्कल है, सर्कल और अगर ये लंबाई की ओर भी अगर ये गया हुआ है तो इसके अगर छोटे से सेक्शन का अगर देखिए यहाँ पर ये बीचों बीच से कटा हुआ है, ये पिंक कलर की जो लाइन आप लोगों के स्क्रीन में दिख रही है, और यहाँ पर थोड़ा साइड से ये इंटरसेक्ट हुआ है, तो अगर साइड से अगर ये इंटरसेक्ट हुआ है तो देखिए यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं इसे, I इक्वल्स टू 1/4 mr स्क्वायर प्लस 1/12 इंटू ml स्क्वायर। तो अगेन यहाँ पर देखिए m जो है ये मास को डिनोट कर रहा है, r जो है ये रेडियस को डिनोट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो उससे हम क्या कर सकते हैं, y को डिवाइड करके हम z सेक्शन ऑफ मॉडुलस की वैल्यू को भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो देखते हैं यहाँ पर आगे जो है I इक्वल्स टू 1/2 इंटू मास इंटू रेडियस का स्क्वायर। ये हॉलो सर्कुलर सेक्शन के लिए देखिए इसको हमने ये टिल्ट करके इंटरसेक्ट किया था और ये ट्रांसवर्स सेक्शन में हम इसे टिल्ट कर रहे हैं। ओके, तो ट्रांसफर सेक्शन में देखिए टिल्ट करने से इसका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो रहा है, I इक्वल्स टू हाफ mr स्क्वायर हो रहा है। ओके, और सर्कुलर बॉडी का भी देखिए इस प्रकार से फॉर्मूला क्या चेंज हो रहा है, ट्रांसफर सेक्शन से I इक्वल्स टू 2/3 mr स्क्वायर हो रहा है। और इस प्रकार से ये दरअसल ये पिंक लाइन जो है ये थोड़ा सा गलत बना हुआ है, ये पिंक लाइन ना एक किनारे में चलेगा, जैसे कि ये देखिए ये बीचों बीच ना चल करके थोड़ा किनारे में चला है ना पिंक लाइन। सिमिलरली जैसे किनारे में चला है वैसे ही ये पिंक लाइन भी थोड़ा सा नीचे की ओर चलेगा। ये जैसे आप लोगों को ये ऊपर का और नीचे का फिगर शायद सेम दिख रहा होगा, बट ऐसा नहीं है। ये जो पिंक लाइन है ये क्या होगा, नीचे से चला हुआ है यहाँ पर। ओके, तो नीचे से चला हुआ है, इसी कारण इसका जो फॉर्मूला है I इक्वल्स टू 2/3 mr स्क्वायर जो है ये चेंज हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं सर्कुलर लॉन्गिट्यूडनल मेंबर का, जो कि देखिए ऊपर वाला जो फिगर था वो बीचों बीच ट्रांसफर सेक्शन में कटा हुआ था, इंटरसेक्टेड था। अब एक कोने वाला इंटरसेक्ट है ये। ओके, तो यहाँ पर एक कोने से अगर ये इंटरसेक्ट हुआ है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, I इक्वल्स टू 1/3 इंटू मास इंटू लेंथ का स्क्वायर। ओके, I इक्वल्स टू 1/3 इंटू मास इंटू लेंथ का स्क्वायर। तो ये बहुत ही सिंपल तरीके से भी हम अगर हमें मास की वैल्यू अगर पता है, अगर हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं और प्रैक्टिकली अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो इट इज़ क्वाइट वेरी इजी टू मेजर इट्स मास एंड मल्टीप्लाई विथ रेडियस और लेंथ। तो यहाँ पर हम सामने सामने में इसका हम प्रैक्टिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। इसको मेज़र करेंगे, इसका वजन को हम मेज़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेइंग मशीन। वेइंग मशीन जो होती हैं, तराजू जो होती हैं, उसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इसका वेट करके उसका मास निकलेगा और मास निकालने के बाद में इसका लेंथ या इसके रेडियस को हम मेज़र करेंगे स्टील रूल, स्केल या वर्नियर कैलिपर, वर्नियर गेजेस से इसके लेंथ या रेडियस को हम मेज़र करने के बाद में इसकी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। तो आइए अगला फिगर देखते हैं। देखिए ये आई सेक्शन हो गया, ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा होगा। ये आई सेक्शन रेल की पटरी जिस प्रकार की रहती है, जैसे कि हम रेल स्ट्रक्चर भी कहते हैं, तो ये आई सेक्शन उसी का ही एग्जाम्पल है। देखिए, और देखिए ये भी एक आई सेक्शन है, सिमिलर स्ट्रक्चर है। ये बहुत से पोल्स, इलेक्ट्रिक पोल्स में भी लगे रहते हैं और रेलवे के सप्लाई ट्रांसमिशन के लिए, हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए भी आई सेक्शन लगाए जाते हैं। और इसी प्रकार के आई सेक्शन आपके रेल स्ट्रक्चर्स में भी हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, आई सेक्शन कहते हैं। मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को ये जानकारी होगा। अब देखिए आई सेक्शन के 3 मेंबर होते हैं, एक ऊपर का हिस्सा, एक बीच का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा। तो ऊपर के हिस्से को हम क्या कहते हैं, फ्लेंज कहते हैं ऊपर के हिस्से को। बीच के हिस्से को हम क्या कहते हैं, वेब कहते हैं। और नीचे के हिस्से को भी हम क्या कहते हैं, फ्लेंज कहते हैं। तो मतलब कि यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर और नीचे के हिस्से को हम फ्लेंज कहेंगे और बीच के हिस्से को हम क्या कहेंगे, वेब कहेंगे। देखिए ये जो है ये डब्लू सेक्शन किस्म का, ये स्ट्रेट है। ओके, ये देखिए, और ये थोड़ा सा ना टेपर किस्म का। देखिए इस प्रकार का इसका जो बनावट है वो बहुत ही अलग है इसके बनावट से। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से कि ये किस प्रकार से हो रहा है। तो दोनों की जो बनावट है वो क्या है, थोड़ी थोड़ी अलग है दोनों की बनावट। यहाँ पर अब हम आगे की ओर देखते हैं
कि इसको हम आगे कैसे और रिजॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं, ये देखिए ये आगे की और थोड़ा सा हमने इसी फिगर को और रिजॉल्व किया है। तो देखिए विड्थ जो है, ये देखिए विड्थ है, चौड़ाई है, विड्थ ऑफ ये देखिए ये जो है बीच का जो है ये वेब थिकनेस है, और ये देखिए ये जो चौड़ाई है इसे हम क्या बोलेंगे, फ्लेंज थिकनेस कहेंगे। ओके, इसे हम क्या कहेंगे, फ्लेंज थिकनेस कहेंगे। और इसे हम क्या कहेंगे, पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक के का जो टोटल जो डिस्टेंस रहेगा उसे हम क्या कहेंगे, डेप्थ कहेंगे। अब यहाँ पर ये जो रहेगा देखिए रेडियस फिलेट रहेगा, मतलब ये जो कर्वेचर इस प्रकार का देखिए गोलाकार या आर्क किस्म का जो चला हुआ है ना, इसका इसी आर्क को हम एक क्या मान लेंगे, इनफाइनाइट सर्कल मान लेंगे। और इस आर्क का हम क्या कर सकते हैं, रेडियस भी निकाल सकते हैं। हमारे पास में कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं कि हम इस आर्क का हम क्या कर सकते हैं, रेडियस भी हम मेजर कर सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेडियस फिलेट कहेंगे। ओके, रेडियस फिलेट हम कहेंगे। तो आइए अब हम कुछ थ्योरी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ फॉर्मूला फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मॉडुलस ऑफ सेक्शन, जिसे कि हम हिंदी में बोलेंगे जड़त्व, आघूर्ण एवं काट मापांक के सूत्र। तो सेक्शन ऑफ मॉडुलस को यहाँ पर हम क्या कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं हमें। ओके, सॉरी, जड़त्व आघूर्ण हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को कहते हैं, और काट गुणांक हम सेक्शन ऑफ मॉडुलस को हम कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम ये फॉर्मूला फॉर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मॉडुलस ऑफ सेक्शन का हमारे सामने में यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर बताया गया है। जैसे कि रेक्टेंगुलर सेक्शन, जिसे कि हम आयताकार काट हम कहते हैं, सर्कुलर सेक्शन जिसे कि हम वृत्ताकार काट कहते हैं, और आई सेक्शन, इसे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये शायद अब आप लोगों की स्क्रीन में बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखिए जड़त्व आघूर्ण एवं काट मापांक के सूत्र। तो पहला जो है देखिए रेक्टेंगुलर सेक्शन, जिसे कि हम आयताकार काट कहते हैं। दूसरा जो है सर्कुलर सेक्शन, वृत्ताकार काट कहते हैं। तीसरा जो है आई सेक्शन, जिसे कि हम आई सेक्शन या आई काट कहते हैं, जिसका कि हमने अभी कुछ फिगर्स हमने देखा है, कुछ डायग्राम्स हमने देखा आई सेक्शन का। आगे बढ़ेंगे, देखिए रेक्टेंगुलर सेक्शन का आयताकार काट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है वो क्या है, 1/12 इंटू ब्रेड्थ इंटू डेप्थ क्यूब। ओके, BD क्यूब, मतलब कि इस फॉर्मूले को हम क्या लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू BD क्यूब बाई 12 भी हम लिख सकते हैं। ओके, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए। तो सेक्शन ऑफ मॉडुलस क्या हुआ, I बाई वाई मैक्स हुआ। तो I का फॉर्मूला देखिए ये दिया हुआ है, ये जो है I इक्वल्स टू BD क्यूब बाई 12 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर वही चीज को हमने लिख दिया, BD क्यूब बाई 12 डिवाइडेड बाई D बाई 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर D बाई 2 इसी प्रकार से ही आता है, हम नीचे देख लेंगे। तो दोनों को जब हमने सॉल्व किया तो देखिए ये D और ये D कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, D क्यूब की जगह D स्क्वायर बचेगा, और ये 2 को हम यहाँ से हम क्रॉस डिवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1/6। तो हमारे पास देयरफॉर Z इक्वल्स टू 1/6 इंटू BD स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए ये क्यूब से ये D कैंसिल होकर के स्क्वायर हो गया, और ये 12 ये 2 से डिवाइड होकर के 6 बन गया। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए D जो है यहाँ न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर के हिस्से को हम y बोलेंगे, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, D/2 भी बोल सकते हैं। रेक्टेंगुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन के हम देखते हैं वृत्ताकार काट के लिए। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल्स टू π/64 इंटू D⁴ है यहाँ पर। जो फॉर्मूला है यहाँ पर सर्कुलर सेक्शन के लिए वृत्ताकार काट के लिए, तो वो फॉर्मूला क्या है, I इक्वल्स टू π/64 इंटू D⁴ है। और मॉडुलस ऑफ सेक्शन क्या है, Z इक्वल्स टू I बाई वाई मैक्स है। तो यहाँ पर I का क्या है, I का वैल्यू क्या है, देखिए सर्कुलर सेक्शन है, तो यहाँ पर हर अलग अलग सेक्शंस या हर अलग अलग शेप, साइज या ज्योमेट्री के अकॉर्डिंगली जो है I की जो फॉर्मूला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, बदलता चला जाता है। इस चीज को हमने देख चुका है। तो यहाँ पर जो सेक्शन ऑफ मॉडुलस का फॉर्मूला है Z इक्वल्स टू π/32 इंटू D क्यूब है। तो देखिए यहाँ पर ये सर्कुलर एक बॉडी है, और यहाँ पर देखिए ये डेप्थ या डायामीटर है, और ये न्यूट्रल एक्सिस चला हुआ है। देखिए NK से हमने डिनोट किया यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस को। यहाँ पर देखिए सर्कुलर सेक्शन है। ओके, तो देखिए सर्कुलर सेक्शन के लिए सेक्शन ऑफ मॉडुलस क्या हुआ, ये हुआ π/64 D क्यूब बाई D/2। तो इसको हमने देयरफॉर सिंप्लीफाई करने के बाद में क्या लिख सकते हैं, ये देखिए 2 जो है 64 को डिवाइड करके 32 कर दिया, और ये D जो है ये कैंसिल करके D⁴ को D⁵ कर दिया। ओके, मेरे ख्याल से ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बहुत ही ईजी सा प्रोसेस होता है, आप सभी लोगों को ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता होगा। ओके, तो Z इक्वल्स टू π/32 इंटू D क्यूब हो गया, जो कि सर्कुलर सेक्शन का सेक्शन ऑफ मॉडुलस है। ओके, आगे बढ़ते हैं आई काट। तो आई काट के बारे में देखिए यहाँ पर कुछ नियम यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया
ऑफ आई सेक्शन इज कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग मेथड। तो देखिए यहाँ पर ये करीब करीब 6 मेथड्स यहाँ पर लिखे हुए हैं और ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं आई काट के लिए। देखिए यहाँ पर 6 लगभग 6 के आसपास में यहाँ पर पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो उन पॉइंट्स को हम पढ़ते जाते हैं और समझते जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट वी कैलकुलेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ आई सेक्शन ऑन एक्स एक्स एक्सिस। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे आई सेक्शन का एक्स एक्स एक्सिस के। एक्स एक्स मतलब कि हॉरिजॉन्टली हम काटेंगे आई सेक्शन को और उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। फॉर्मूला हमारे पास में अवेलेबल रहते हैं। डिवाइड द ऑल ओवर सेक्शन इनटू 3 पार्ट्स, मतलब कि इस आई सेक्शन को हमें 3 पार्ट में बांटना पड़ेगा, जैसे ऊपर का टॉप फ्लेंज, बीच का वेब और नीचे का बॉटम फ्लेंज हम बोलेंगे। तो 3 हिस्से में बांट करके मेंबर 1, मेंबर 2 और मेंबर 3 करके ही हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट बी ऑन एक्स एक्स एक्सिस, मतलब कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है पार्ट बी का निकालना है एक्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। चौथा पॉइंट है कैलकुलेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्ट ए एंड सी ऑन इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हमें कैलकुलेट करना है मेंबर ए और सी, मतलब कि टॉप फ्लेंज और बॉटम फ्लेंज का और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में। पांचवा पॉइंट है ई ट्रांसफर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए एंड सी ऑन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ऑल ओवर सेक्शन, मतलब कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए और सी का हमें निकालना है जो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में रहेगा और ऑल ओवर द सेक्शन का हमें निकालना है। छठवां पॉइंट है कैलकुलेट टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन इज सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन स्टेप सी एंड ई, मतलब कि जो सी और ई में जो हमने स्टेप किया है उस स्टेप को सी और ई में जो आंसर आया उन्हें हमें सम कर देना है, मतलब कि ऐड कर देना है, टोटल कर देना है, तो उससे हमारा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इस पर्टिकुलरली आई सेक्शन का। तो देखिए ये एक्स एक्सिस हो गया, जैसा कि हम यहाँ पर लिखे हैं ये एक्स एक्सिस हो गया, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखिए यहाँ पर ऊपर का जो हिस्सा है ये ब्रेड्थ कहलाता है, ये ब्रेड्थ हो गया। यहाँ पर ये ऊपर से ये नीचे की जो हाइट है इसे हम क्या कहेंगे, ए कहेंगे, और ये पहला मेंबर हो गया, ये देखिए 1 लिखा हुआ है, ये दूसरा मेंबर हो गया 2 लिखा हुआ है, और ये तीसरा मेंबर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, आई सेक्शन मेंबर कहेंगे। इसी का हमने ऊपर सारे 6 पॉइंट के आधार से हमने इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट किया है। आप चाहें तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स आपके सामने में यहाँ पर अवेलेबल है। तो देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हमने देखिए सबसे पहले आई सेक्शन को हमने 3 हिस्से में बांट दिया, I1 I2 और I3। अब सेक्शन ऑफ मॉडुलस Z इक्वल्स टू क्या होता है, I बाई वाई मैक्स होता है, तो I बाई वाई मैक्स। तो देखिए यहाँ पर क्या चीज़ दे रहा है, देयरफॉर Z इक्वल्स टू, देखिए ये I बाई डी बाई 2 हो गया, तो 2 को हम क्या कर देंगे ऊपर की ओर ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2I बाई डी हो जाएगा। तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया आई सेक्शन के लिए। सेक्शन ऑफ मॉडुलस का क्या एक नया फॉर्मूला हमने बनाया है, 2I बाई डी हमने बनाया है। ओके, तो इसके आगे हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कितना कैसे कैसे होगा करके इसके साथ में हम देखते चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसा कि यहाँ पर हमने आई सेक्शन का भी देखा, तो उसी प्रकार से डिफ्रेंशिएट बिटवीन द बीम ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन एंड बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, समान काट के धरनों एवं समान सामर्थ्य के धरनों में अंतर। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो बीम ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन लिखा हुआ है, मतलब समान काट के धरने। तो यूनिफॉर्म सेक्शन के जो अवेलेबल होते हैं हमारे पास में बीम, तो उनके क्या वैल्यू होते हैं, उनकी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दूसरे वैल्यूज़ के, दूसरे प्रकार के बीम के साथ में, और हम क्या करेंगे वैल्यू को कंपेयर करके हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वैल्यू ज़्यादा है या कौन सा वैल्यू कम है। तो ये भी एक टेक्निक होता है किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे सामने में दिख रहा है ये बीम्स ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन, दोज बीम्स हैव यूनिफॉर्म सेक्शन ओवरऑल लेंथ। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि हेडिंग लिखा हुआ है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द बीम्स ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन एंड बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर क्या चीज़, दो अलग अलग बातें कही गई हैं। जैसे कि पहला जो बीम रहेगा उसका
यूनिफॉर्म सेक्शन रहेगा और दूसरा जो बीम रहेगा उसका यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ रहेगा। तो यहाँ पर बात ध्यान देने वाली ये है कि सेक्शन और स्ट्रेंथ दोनों ही अलग अलग स्वभाव है, दोनों ही अलग अलग गुण होते हैं। तो इन दोनों अलग अलग गुण के हिसाब से हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन करना है। हमारे आने वाले जो भी पॉइंट्स हैं उन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो जैसा कि हमने यहाँ तक के आई सेक्शन को हमने देखा है और इसके आगे का जो भी पॉइंट है उसे हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आज के लेक्चर में जितना भी है। तो ये सारे फॉर्मूलेज़ को मेरा ये एक बहुत ही अच्छा सा आप लोगों के लिए सजेशन है कि ये सारे फॉर्मूलेज़ को, जितने भी फॉर्मूले हमने आज देखे हैं, ये सारे फॉर्मूले को आप एक कॉपी में सेपरेटली लिखते चले जाइए, जिससे कि आपको वो एक मेमोरी भी होता जाए, एक याद भी होता जाए। क्योंकि एग्ज़ाम के जस्ट अगर आप बहुत 2-4 दिन पहले अगर इस फॉर्मूले को देखेंगे तो हो सकता है कि बहुत जल्दी से आपको ये याद ना हो पाए, या याद कर लें तो कंफ्यूज में पड़ जाएं आप एग्ज़ाम के समय में। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर होगा कि आप इसका एक सेपरेट एक कॉपी बनाइए। उस कॉपी में आप क्या करिए कि उस कॉपी में आप इस फॉर्मूले को नोट करके आप इसे बाय हार्ट करिए, समझिए कि ये कैसे कैसे किस प्रकार से ये सब फॉर्मूलेज आ रहे हैं। और इस फॉर्मूले को आप, ये फॉर्मूलेज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अलावा और भी मशीन ड्राइंग, मशीन डिज़ाइन के और भी अन्य सब्जेक्ट्स में भी ये यूज़ होते हैं। तो ये सब फॉर्मूलेज को बहुत ही अच्छे से आप लोग नोट डाउन करके चलते जाइए। एक कॉपी बनाइए जिस कॉपी का आप नाम रखेंगे फॉर्मूला बुक, और हर एक यूनिट का, जैसे ये जो है बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम्स करके जो हम ये यूनिट पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ आई सेक्शन, सर्कुलर सेक्शन, हॉलो सर्कुलर सेक्शन या ट्रेपेजॉइडल सेक्शन, तो इस प्रकार के जितने भी सेक्शन के हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सेक्शन ऑफ मॉडुलस को हम निकालते जा रहे हैं और सारी चीज़ों को हम क्या करते जा रहे हैं, सेपरेटली हम नोट डाउन करते जा रहे हैं। तो जैसे इस फिगर के माध्यम से उस फॉर्मूले को हमने लिखा है, तो ऐसे छोटा छोटा आप जो है पॉइंट वाइज उसमें भी आप फॉर्मूले बुक में लिखते जाइए। क्योंकि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट थ्योरेटिकल तो है बट साथ ही साथ में न्यूमेरिकल भी है। तो इसमें एग्जाम में जो है रहते हैं ये ऑलमोस्ट 70 to 80% न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिलेगा, बाकी जो रहता है वो थ्योरेटिकल रहते हैं। तो आप उसी के हिसाब से अपनी तैयारी रखिए, उसी के हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन रखिए। ओके, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।